लाइनों के 3 पार्ट हैं, लास्ट में एक कपलेट है, 14 लाइन हो गई। लेकिन ये जो सोनेट है इसका एक अपना अलग रूप है, इसको हम स्पेंसेरियन सोनेट भी कहते हैं। वो पेट्रार्कन में होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ये जो सोनेट है ये है तो शेक्सपियरियन जैसी सोनेट है जिसमें 4-4 स्टेंजा हैं और लास्ट में 2 कपलेट हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है उससे, शेक्सपियरियन से, तो इसको स्पेंसेरियन सोनेट भी कहते हैं। कौन सी सोनेट? क्योंकि स्पेंसर ने लिखी ऐसी सोनेट्स तो स्पेंसेरियन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं ये अपने आगे पढ़ लेंगे, पहले अपने ये पोइम पढ़ लेते हैं। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। एक दिन मैंने उसका नाम स्ट्रैंड पे लिखा। स्ट्रैंड का मतलब है यहाँ बीच पे, समुद्र के किनारे पर लिखा। बट केम द वेव्स, परंतु लहरें आई और उसको वॉश कर दिया। ओके ये इसने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा वहाँ, और प्रेमिका का नाम जो था वो किससे मिट गया? सागर की लहरें आई, उसको साफ कर दिया। अगेन आई रोट इट विद ए सेकेंड हैंड, मैंने इसको दोबारा लिखा। सेकेंड हैंड यानी दोबारा वही हाथ का यूज़ करके दोबारा लिखा। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, परंतु फिर से टाइड आई। टाइड का मतलब लहर आई और मेरे सारे पेन्स को वेव कहते हैं। पहले आया ना वेव, टाइड होता है ज्वार, जो समुद्र में ऊंची लहरें उठती है उसको बोलते हैं। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, परंतु फिर से लहर आई और मेरे सारे प्रयासों को अपना शिकार बना के चली गई। पेन्स का मतलब यहाँ मेरे प्रयास है, और प्रे का मतलब शिकार, PREY है ये। तो अच्छी लगी पहली 2 लाइनें कि मैंने अपनी बिलवड का नाम लिखा, लहर आई और उसको मिटा के चली गई। मैंने दोबारा लिखा, फिर से लहर आई और मेरे सारे जो कोशिशें थी उन पे पानी फेर दिया, उनको अपना शिकार बना लिया। वेन मैन सैड शी, अब उसने मुझसे कहा। वेन मैन, वेन का मतलब होता है घमंडी, जिसको थोड़ा सा अहंकार हो, थोड़ा प्राउड हो, जिसको थोड़ा सा गर्व हो अपने आप पे। तो यहाँ पे अपने नेगेटिव नहीं पॉजिटिवली लेना इसको। वेन मैन, जो उसकी प्रेमिका ने उसको कहा कि वेन मैन दैट डज इन वेन असे, तुम क्यों ये फालतू के प्रयास कर रहे हो। वेन असे का मतलब है यूजलेस अटेम्प्ट्स, तुम बार बार नाम लिख रहे हो, मिट रहा है, क्यों फालतू के वेन असे कर रहे हो, ये क्यों फालतू के प्रयास कर रहे हो। ए मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, तुम एक मॉर्टल थिंग को इमोर्टलाइज करने का प्रयास कर रहे हो, यानी तुम एक ऐसी चीज़ को अमर करने का प्रयास कर रहे हो जो किसी न किसी दिन मर जानी है। फॉर आई माई सेल्फ, मॉर्टल जो नश्वर होता है, जो मर जाता है। हम सभी मॉर्टल हैं कि नो नहीं है? हाँ, क्योंकि हमें एक न एक दिन मर जाना है, तो हम मॉर्टल हैं सारे। फॉर आई माई सेल्फ सेल्फ लाइफ लाइक टू दिस डिके, क्योंकि किसी दिन मैं भी इसी तरह से मर जाऊंगी, डीके हो जाऊंगी। डीके का मतलब मेरा विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाऊंगी मैं भी। एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, और इसी तरह से मेरा नाम भी मिट जाएगा। अब यहाँ आप इसका भीतरी अर्थ समझो कि ये जो पोइट है, ये उसका नाम बार बार लिख रहा है और वो नाम बार बार मिट रहा है। तो पोइट की इच्छा ये है कि काश मेरी प्रेमिका हमेशा जिंदा रहे। तो वो बार बार नाम लिखता है, मिट जाता है, वो फिर लिखता है। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो, सबको एक न एक दिन मर जाना है, मैं भी एक दिन इसी तरह से मर जाऊंगी, तो तुम ये प्रयास मत करो। नॉट सो कोड आई, तो मैं बोला ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने कितने पैरे पढ़ लिए? आप देखो 8 लाइनें हम पढ़ चुके हैं ना, 4-4 के 2 स्टेंजा हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है पोइम की टोन में। अब वो बोलता है, क्योंकि पहली 2 लाइनों में तो विवरण था कि किस तरह से हमारी हर चीज़ एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। भले वो नाम लिख रहा है वो, और प्रेमिका खुद के बारे में कह रही मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। अब पोइट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेट बेसर थिंग्स डिवाइज
बेसर थिंग होता है छोटी मोटी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, इन्फीरियर चीज़ें। लेट बेसर थिंग्स डिवाइज टू डाई इन डस्ट। तो यहाँ डिवाइज में ही सेंस खत्म नहीं होता, आगे में यहाँ तक पढ़ना होगा डस्ट तक, मीनिंग निकालने के लिए लाइन को। लेट बेसर थिंग्स डिवाइज टू डाई इन डस्ट, कि जो बेकार चीज़ें हैं उनको मरने दो, उनको धूल में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू शैल लिव बाय फेम, परंतु तुम जिंदा रहोगी। किस वजह से? फेम से। फेम यानी मैं तुम्हें इतना फेमस कर दूंगा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कर दूंगा कि तुम जिंदा रहोगी। माई वर्स योर वर्च्यूज रेयर शैल इटरनाइज। माई वर्स यानी मेरी कविता, वर्स होती कविता। तुम्हारी जो खासियतें हैं, तुम्हारी जो वर्च्यूज़ हैं, तुम्हारे जो गुण हैं, तुम्हारी जो खासियत है, उनको इटरनाइज कर देगी। क्या कर देगी? अमर कर देगी। मैं तुम पे ऐसी ऐसी शायरी लिखूंगा, मैं तुम पे ऐसी ऐसी कविताएं लिखूंगा कि तुम्हारी जो ये खूबसूरती है, तुम्हारी जो खासियत है, ये इटरनाइज हो जाएगी, ये सदियों तक जिंदा रहेगी। एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। और मेरी जो कविता है तुम्हारा नाम हेवंस में लिख देगी, आसमान पे लिख देगी, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। वेयर व्हेन इज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू। और जहाँ डेथ हर चीज़ को सबड्यू कर देती है, ख़त्म कर देती है, खराब कर देती है। आवर लव शैल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू। हमारा प्यार जिंदा रहेगा अगले आने वाले जन्मों तक। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, इसको बार बार मिलता रहेगा, जीवन मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा जीवन? कैसे मिलता रहेगा? जब तक हम ये बुक पढ़ेंगे। हाँ, जब तक हम ये पढ़ रहे हैं ना, उसने कहा कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, और वास्तव में अमर वो कर गया है, क्योंकि हम आज तक ये पढ़ रहे हैं। 400 साल हो गए इस बात को लिखे हुए को, तो उसने अपनी कविता के माध्यम से अपनी प्रेमिका को अमर कर दिया है। समझ में आई बात? एंजॉय किया? नहीं किया? पोइट्री होती है इंजॉयमेंट के लिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, इंजॉय होना चाहिए। वाह क्या बात कही है, कितना अच्छा लिखा है। जैसे आपने शायरी की महफिल देखी होगी ना कभी, वो कहते हैं ना वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। ये वो शायरी तो है। ये थोड़ी इंग्लिश में है ना, तो इसलिए हम इंजॉय कम कर पाते हैं, थोड़ा फंस जाते हैं मीनिंग्स में, वर्ड्स में। एक बार और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉश इट अवे। एक दिन मैंने उसका नाम समुद्र के किनारे पर लिखा, लेकिन लहरें आई और उसको धो के चली गई। अगेन आई रोट इट विद ए सेकेंड हैंड बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे। मैंने दोबारा लिखा, लेकिन फिर से लहर आई और मेरे सारी कोशिशों को अपना शिकार बना के चली गई। वेन मैन सैड सी दैट डस्ट इन वेन से। ओ घमंडी आदमी, ओ गर्वीले आदमी, तुम ये सारा काम क्यों कर रहे हो? यूजफुल अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो? ये बेकार की कोशिशें क्यों कर रहे हो? इमोर्टल थिंग्स सो टू इमोर्टलाइज। तुम एक ऐसी चीज़ को अमर करने की कोशिश कर रहे हो जिसको एक दिन मर जाना है। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डीके। क्योंकि मैं भी इसी तरह से एक दिन बर्बादी का शिकार हो जाऊंगी। जिस तरह से मेरा नाम मिट रहा है, वैसे मैं भी मिट जाऊंगी। एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज। और इसी तरह से मेरा नाम भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। नॉट सो कोड आई। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेट बेसर थिंग्स डिवाइज टू डाई इन डस्ट। बेकार की चीज़ों को मरने दो, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, बेसर चीज़ें जो हैं। बट यू शैल लिव बाई फेम। परंतु तुम्हें तो मैं इतना प्रसिद्ध कर दूंगा, इतना मशहूर कर दूंगा कि तुम हमेशा जिंदा रहोगी। माई वर्स योर वर्च्यूज रेयर शैल इटरनाइज। मेरी कविता तुम्हारी रेयर वर्च्यूज़ को, तुम्हारे खास गुणों को हमेशा के लिए अमर कर देगी। एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। और तुम्हारा नाम तो आसमान पे लिखा जाएगा। वेयर व्हेन एज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू। जहाँ मौत हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, पूरी दुनिया को। आवर लव शैल लिव। हमारा प्यार जिंदा रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू। और हमारी जो आने वाली जो उम्र है, आने वाले जो जन्म हैं, उन तक सभी याद रखेंगे। जन्मों जन्मों तक हमारा प्यार याद रखा जाएगा।
अब आप देखिए ये जो सोनेट थी इसमें 4 स्टैंजा है ना, इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो पहली 4 लाइनें देखो आप, पहली 4 लाइनों के अंत में, पहली लाइन के अंत में स्ट्रैंड है, तो तीसरी लाइन के अंत में हैंड है। तो अगर हम स्ट्रैंड को ए बोलेंगे तो हैंड को भी ए बोलेंगे, अवे को बी बोलेंगे तो प्रे को भी बी बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ए बी। उसके बाद देखो असे, ये फिर बी आ गया। देखो अब प्रे के साथ क्या है, असे को भी फिर क्या बोलेंगे, बी। इमोर्टलाइज, ये नई साउंड आ गई तो सी बोल देंगे। फिर डी के आ गया, फिर बी, और लाइकवाइज इमोर्टलाइज की जैसी है तो ये सी। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, बी सी। पहले की क्या थी, ए बी, फिर आ गया बी सी। उसके बाद लाइकवाइज आ गया, फिर डिवाइज। ये लाइकवाइज और डिवाइज सेम है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, लाइकवाइज को हमने सी बोला था ना, तो ये भी सी होगा। फिर आ जाएगा सी डी। देखो फेम नेम, डिवाइस इटरनाइज, ये हो गया सी डी। और लास्ट में आ गया ई, सबड्यू और रीन्यू। तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी सी डी ई, ये हो गई। तो ये स्पेंसेरियन सोनेट इसीलिए बोला जाता है इसमें, क्योंकि ये इसमें जो राइम स्कीम इस तरह की होती है कि जो पहले वाले स्टेंजा की जो साउंड है वो दोबारा रिपीट होती है दूसरे स्टेंजा में। जैसे ए बी था तो दूसरा स्टेंजा किससे शुरू हुआ, बी सी से, बी साउंड पहले आ गई थी ना, उसी से शुरू हुआ है। तीसरा स्टेंजा सी से शुरू हुआ है, सी डी। ये स्पेंसेरियन सोनेट में होता है। शेक्सपियर वाली सोनेट है ना, उसमें ऐसा होता है ए बी सी डी, उसमें बी दोबारा नहीं आएगी। फिर ई एफ और जी ऐसे होता है, इतना ही फर्क है। बाकी में सेम है, 4 लाइनों के इसमें स्टेंजा होते हैं। समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। सोनेट 75, इसको सोनेट 75 भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। वन डे आई रोट हर नेम, ये भी इसका नाम है। बाय एडमंड स्पेंसर इज ए ट्रेडिशनल लव सोनेट दैट डेपिक्ट्स ए स्पीकर्स अटेम्प्ट्स टू मेक हिस्ट्री ऑफ लव इमॉर्टल। तो ये एक ट्रेडिशनल लव सोनेट है जो स्पीकर के उस अटेम्प्ट को दिखाती है जिसमें वो अपने प्यार को इमॉर्टल करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अमर करना चाहता है। थ्रू आउट द पोइम द स्पीकर डिस्क्राइब्स राइटिंग हिज लवर्स नेम इन द सैंड। तो पूरी पोइम के अंदर स्पीकर को डिस्क्राइब किया गया है कि वो अपने लवर का नाम सैंड पे लिखता है, मिट्टी पे लिखता है। ओनली टू वॉच इट टू बी वॉश्ड अवे बाय द टाइड्स, लेकिन वो देखता है कि यह नाम जो है हर बार टाइड के द्वारा धो दिया जाता है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट हैपन्स, भले ही कितनी बार ही हो ऐसा, ही लेबर्स ऑन, वो करता रहता है, वो लिखता रहता है, वो मिटाती रहती है, वो लिखता रहता है। ही इवन कंटिन्यूज टू राइट आफ्टर हिज लवर टेल्स हिम दैट शी हैज़ नो डिज़ायर टू लिव फॉर एवर। वो तब भी ये प्रयास करता रहता है जब उसकी लवर उसको ये बोल देती है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो मरने के बाद भी जिए या हमेशा जिए। ही डजेंट बिलीव दैट शी शुड रिजाइड अलॉन्ग विद द बेसर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इस बात को मानने से मना कर देता है कि वो उन बेसर चीज़ों की तरह ही हैं दुनिया में, बाकी जो और चीज़ें हैं, यानी दुनिया के अंदर और भी घटिया बेकार चीज़ें ना, तुम उनके जैसी नहीं हो। वो चीज़ें मर जाएंगी, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं हमेशा जिंदा रखूंगा। स्पेंसर कंक्लूड विद स्पीकर सजेस्टिंग दैट हिज लव इज गोइंग टू एंड्योर थ्रू आउट टाइम। तो स्पेंसर लास्ट में इस कविता के जो स्पीकर है उसके माध्यम से यह बात हमें बताता है कि उसका लव पूरे समय में एंड्योर करेगा। थ्रू आउट टाइम का मतलब अनंत काल के लिए रहेगा, एंड्योर करने का मतलब रहना है। लिटरेरी डिवाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो लिटरेरी डिवाइस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली है एजोनेंस। एजोनेंस वो लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें स्वर की आवाज़ बार बार रिपीट होती है, एक ही स्वर की। स्वर कौन से होते हैं, 12 होते हैं ना, ए आ ई। तो ये जो स्वर है कई बार रिपीट होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, बट केम द वेव्स। केम और वेव, इसमें एक ही स्वर यूज हुआ, ए केम वेव। एंड वॉश्ड इट अवे, फिर अवे में फिर आ गया ए, तो 3 बार आ गया ना, केम वेव्स एंड अवे। बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे, इसमें भी केम पेन्स एंड प्रे, इसमें ए की साउंड रिपीट हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। कंसोनेंस में वोवल साउंड की जगह
कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है, कै से लेकर के ग तक जो शब्द होते हैं वो रिपीट होते हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है, हर वर्ड के शुरू में कंसोनेंट साउंड आता है तो एलिट्रेशन बोलते हैं। आगे भी एलिट्रेशन देखो आप, कंसोनेंट्स में भले बीच में आ जाए तो भी उसको हम काउंट कर लेते हैं। जैसे बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे, तो इसमें कौन सी साउंड रिपीट हुई, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। बै तो बोला ही नहीं, बट तो बै तो एक ही बार आया है। गौर से देखो, एक व्यंजन की आवाज बार बार आई है, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे। वह वन, वेव्स वॉश अवे, वह 3 बार आ गया ना। टैब भी आया है, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे, पर ये बहुत दूर दूर है इसलिए टैब को ना मान के वह मानेंगे। अगेन आई रोट इट विद ए सेकेंड हैंड, अगेन आई रोट इट विद ए सेकेंड हैंड, इसमें टैट की साउंड आई है, रोट इट, टैट है बाद में। आगे बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स स्प्रे, इसमें कौन सी आई है, बट केम द टाइड, टैट है फिर रिपीट हुआ ना, बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स स्प्रे। आगे पै की भी आई है, पेन्स स्प्रे। तो तुम खुद भी पढ़ सकती हो। आगे है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और कंसोनेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। कंसोनेंस और एलिट्रेशन दोनों में ही कंसोनेंट की साउंड रिपीट होती है, लेकिन एलिट्रेशन में वर्ड के शुरू में ही होती है वो, तो हम एलिट्रेशन बोल देते हैं। जैसे बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स स्प्रे, पेन्स स्प्रे जो है वो एलिट्रेशन है, क्योंकि पेन्स में पै से शुरू हो रहा है और प्रे भी पै से ही शुरू हो रहा है, बीच में नहीं आ रही कहीं। माई वर्स योर वर्च्यू शेल इटरनाइज, इसमें वह शुरू, वर्स वर्च्यू, ये एलिट्रेशन हो गया। आवर लव शैल लिव, लव और लिव है ना, एंड लेटर फिर आ गया, लेटर लाइफ और लाइफ फिर आ गया, तो ये एलिट्रेशन हो गया। सिमिली क्या होती है आपको पता होगा, कर चुके हैं, हाँ, एज और लाइक का यूज। ए सिमिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स जनरली यूजिंग एज और लाइक। फॉर आई माई सेल्फ लाइक टू दिस डिके, वो कह रहे ना मैं भी इसी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी, लाइक आ गया ना इसमें, लाइक का मतलब जैसे। एंड ईक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइज, और मेरा नाम भी इसी तरह से मिट जाएगा, लाइक वाइज आ गया, वो सिमिली हो गई। पर्सोनिफिकेशन में ऐसी चीज़ें जिनको मानवीय गुण दे देते हैं हम, ऐसी निर्जीव चीज़ें या फिर जानवर, उनको हम पर्सोनिफिकेशन मानवीय गुण दे देते हैं। जैसे बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स स्प्रे, परंतु ज्वार आया, ज्वार आया, यहाँ पे ये मानवीय गुण है, इंसान आता है। एंड मेड माई पेन्स स्प्रे, और उस मेरे सारी कोशिशों को अपना शिकार बना लिया, शिकार बनाने का मतलब उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये एक मानवीय गुण हो गया। टाइड को एक इंसान के रूप में दिखा दिया कि वो आया और मेरे सारे प्रयासों को व्यर्थ करके चला गया। अगला है पोलिप्टोटन। पोलिप्टोटन, पोलिप्टोटन क्या होता है, जिसमें एक ही रूट के 2 वर्ड सेम यूज कर लिए गए हों। जैसे आवर लव शैल लिव एंड लेटर लाइफ रिन्यू, तो इसमें लिव और लाइफ 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी रूट वर्ड एक ही है, लिव और लाइफ। लिव मैंने रहना, लाइफ मैंने जिंदगी, लाइफ लिव से ही बना होता है। इसी तरह से मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज, तो यहाँ मोर्टल और इमोर्टलाइज दोनों वर्ड की रूट एक ही है। मोर्टल का मतलब नश्वर, जो मर जाता है एक दिन, इमोर्टलाइज अमर बना देना। तो कभी कभी ऐसे वर्ड यूज होते हैं बार बार जिनकी रूट एक ही होती है, तो इसको हम पोलिप्टोटन कहते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म बता ही दिया, इसमें राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी ई ई। ओके, ये पोइट के बारे में आप थोड़ा खुद पढ़ लोगे, बहुत है इतना। ओके, तो कल अपने करेंगे दूसरी पोइम, आज आप ये